हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है 11 सितंबर तक न्यूज़ देख चुके हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा इस सीरीज को। तो आज हम लोग जो है 12 सितंबर की न्यूज़ देखने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करता हूँ। तो जो भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट पीसीएस के लिए भी मैं न्यूज़ जो है कवर करता हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर की होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और राज्य विशेष आप लोग जो है किसी दूसरे अखबार से या किसी दूसरे पुस्तिका से कवर कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो होती हैं उस पर भी न्यूज ये आती हैं। तो पीसीएस के लिए भी और आईएएस के लिए, दोनों के लिए मैं ये चीज़ें कवर करता हूँ। और मेरा मेन जो उद्देश्य है वो हिंदी माध्यम को लेकर के, कि जो हिंदी माध्यम द हिंदू नहीं पढ़ पा रहा है या कोई गाँव में है या कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पे हिंदू उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ ताकि उनके लिए भी ये सीरीज कारगर साबित हो। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस न्यूज को देख सकते हैं। और जो उनकी कमी है, कहते हैं ना कि शहर में बच्चों को ज़्यादा सुविधा है, ग्रामीण क्षेत्र में कम है, तो अब ये जो है ये सीरीज इसी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के फोकस की गई है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको ये कमी न महसूस हो। तो आपके पास तो डिजिटल रूप में मोबाइल तो होगा ही, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो सुन ले कि जो उनके पास मोबाइल तो होगा ही, उसमें ये न्यूज़ देख सकते हैं। और ज़्यादा मैं न्यूज़ बताता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं इसलिए टाइम लगता है। तो जो लोग भी देख रहे हैं इसको देख लिया कीजिए पूरी न्यूज़ को, ताकि आपका जो आने वाली परीक्षाएं हैं 2026 की और इधर यूपी पीसीएस की 12 अक्टूबर को जो होनी है उसमें भी ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको फायदा ही पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 12 सितंबर की न्यूज़। देखिए, अभी मैं डेली आपको नेपाल का मुद्दा बता रहा हूँ। नेपाल की न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की है और आज इसमें और थोड़ी सी न्यूज़ आई थी तो मैंने इसको भी कवर किया है। तो नेपाल का मुद्दा, इसके पीछे कारण मैंने बताया था, क्या कारण था मेन प्रदर्शन के पीछे। तो एक मैंने शब्दावली बताई थी, जेन जी या जेन जेड। तो जेन जेड शब्दावली भी जिन लोगों ने नहीं देखी या नहीं सुनी है वो पिछली न्यूज़ जो हमने बताई है 9 सितंबर को, उसमें जाकर के, या 10 सितंबर को आई थिंक मैंने बताया था, तो वहाँ जाकर के कवर कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं उनको पता ही होगा जेन जेड क्या है। तो जो शब्दावलियाँ आती हैं तो वो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो नेपाल का मुद्दा, जो अभी प्रदर्शन हो रहा है नेपाल में, अभी तो हालांकि शांति हो गई है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था वो जानना है। कारण क्या था, एक तो वहाँ के जो पीएम साहब है उन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया बंद करने का आह्वान किया था कि सोशल मीडिया हम लोग बंद करेंगे। तो सोशल मीडिया बंद करने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हिंसक हो गया था। और इसके पीछे और भी अन्य कारण है, क्योंकि देखिए एक कोई कारण नहीं होता प्रदर्शन या इस तरह की घटना का, इसके पीछे पहले से भी बहुत सारे कारण थे। पहले क्या कारण था, भ्रष्टाचार का हो गया, भ्रष्टाचार। इसके अलावा भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कैसे था कि जो नेता लोगों के बच्चे थे वो अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन जो आम नागरिक था वहाँ जॉब की समस्या, भ्रष्टाचार और भी अन्य कारण थे, जिसके कारण लोग ऑलरेडी पहले से ही गुस्से में थे सरकार को लेकर के। और इस फैसले ने कि सोशल मीडिया बंद करेंगे, इस फैसले ने और ज़्यादा इसको प्रभावित किया था। तो वो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो न्यूज़ में काफ़ी चल भी रहा था। तो इसके पीछे कारण तो यही था, भ्रष्टाचार हो गया, भाई भतीजावाद, क्षेत्रीयतावाद, ठीक है। तो ये मुद्दे थे कारण। तो एक तो देखिए भारत के संदर्भ में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और यूपीएससी क्या पूछ सकता है, उसको ध्यान में रख करके चीज़ें हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के बिल्कुल पड़ोस में ये स्थित है। इसकी हम लोग मैपिंग भी कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि इसकी मैपिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पिछली न्यूज़ में। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं इस न्यूज़ को या इस मैपिंग को, तो वो जाकर के वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार चीज़ें नहीं करा सकता। या तो आप अपने खुद से भी एटलस उठा करके मैपिंग कर सकते हैं कि नेपाल के आसपास के देश कौन से हैं, फिर कौन कौन से राज्य जो भारत और नेपाल बॉर्डर में है। तो वो सब चीज़ें मैंने पहले भी कवर करा दी है। अब ये जो न्यूज़ थी इसका महत्व क्या था, तो भारत के संदर्भ में देखें तो दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों में फैल रही अस्थिरता। आपने देखा होगा कि पहले श्रीलंका में अस्थिरता फैली थी जब वहाँ पे सरकार गिरी, फिर इसके बाद कुछ समय बाद बांग्लादेश में, मतलब अभी हाल ही में आप देखोगे 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराई गई स्टूडेंट के द्वारा। फिर इसके बाद अब नेपाल का मुद्दा। तो भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में इस तरह की अस्थिरता होगी तो स्वाभाविक है कि भारत की विदेश नीति में भी और भारत के आसपास पड़ोस में अगर अस्थिरता रहेगी तो भारत में भी इसका प्रभाव दिखेगा। आप कहोगे प्रभाव क्या दिखेगा, जैसे अभी आप नेपाल में देखोगे कि नेपाल में जब प्रदर्शन हुए तो बहुत सारे जो कैदी थे नेपाल के जेलों में, कैदी, वो लोग जो है भाग करके नेपाल बॉर्डर से भारत आ रहे थे। तो फिर हमारी जो है एसएसबी है, सीमा सुरक्षा बल, उन्होंने इसको पकड़ा, इन कैदियों को, लगभग 60+ कैदियों को पकड़ा गया है। और जब ये कैदी भारत आएंगे तो हो सकता है कि भारत में भी ऐसे काम करें या ऐसी घटना करें जो भारत को कमजोर कर सकता है या भारत को
प्रभावित कर सकता है, भारतीय नागरिकों को प्रभावित कर सकता है, तो फिर ये मुद्दे हमारे पड़ोस के हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं भारत से भी। तो इस तरह के मुद्दे जब आए तो आप इनको कवर किया कीजिए, क्योंकि भारत में अस्थिरता जब फैल रही है तो बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो विदेशी नीति के विशेषज्ञ हैं, वो मानना है कि भारत की कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है फेल कर रही है। कौन सी पॉलिसी फेल कर रही है? जो हम लोग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं, यानी पड़ोसी पहले नीति, उसके तहत जो हम लोग इन देशों को सहायता करनी चाहिए या फिर इन देशों के साथ जो कूटनीति रखनी चाहिए ताकि यहाँ स्थिरता बनी रहे, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। तो इस संदर्भ में भी हमें ये देखना होगा कि भारत की कूटनीति कहाँ तक प्रभावी है अपने पड़ोसी देशों में। ठीक, इसके अलावा भारत की विदेश नीति में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ये यूपीएससी पूछ सकता है कि भारतीय विदेश नीति में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। जैसे भारत ने जो विदेश नीति पड़ोसी के संदर्भ में अपनाई, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या, ताकि ये जो अस्थिरता फैल रही है, ताकि हम पड़ोसी देशों को भी कुछ सहायता दे सकें। कोई मानवीय सहायता हो गई या आर्थिक सहायता हो गई, या उनको राजनीतिक सहायता भी दे सकते हैं। राजनीतिक सहायता कैसे, कि हम उनको बता सकते हैं कि भारत में हम कैसी नीतियां अपनाते हैं सरकार चलाने में, लोगों को, या नागरिक केंद्रित जो भूमिका होती है भारत में, नागरिक केंद्रित वो भूमिका कैसी हमारी होती है, तो उनकी सहायता हम इन सब चीज़ों में कर सकते हैं ताकि वो भी अपने देश में स्थिर सरकार और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था चला सके। तो ये सब चीज़ें आपके प्रश्न आने चाहिए माइंड में। फिर यूपीएससी देखो प्रश्न कहाँ से पूछेगा, चुनौतियों से। कहाँ से, कि भारत की विदेश नीति में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये पड़ोसी देश के संदर्भ में भी चुनौती पूछ सकता है। मैंने आगे क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन 2 मैंने क्वेश्चन लगाए नेपाल के संदर्भ में भी और भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में भी। तो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, पहले समझ लेते पूरा मुद्दा। देखिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के सुना कीजिए। तो मैंने जो बताया कि भारतीय विदेश नीति में चुनौतियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न बना सकता है मेंस में। और आपको पता होगा मेंस का जीएस पेपर 2 इससे क्वेश्चन आसानी से पूछेगा और आप फिर फेल कर जाओगे कि मैंने पढ़ी नहीं थी, ये चीज़ें पढ़ी नहीं। तो आप विदेश नीति में जो हमारी पंचशील, मैंने कई न्यूज में बताया, पंचशील जैसे सिद्धांत हो गए, इसके अलावा गुजराल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का, इसके अलावा जो भारत का सार्क में भूमिका है साउथ एशियन क्षेत्र में, ठीक है, तो सार्क, ठीक है, यहाँ पे भारत की क्या भूमिका है, इसमें पड़ोसियों को किस तरह लाना चाहिए। फिर बिम्स्टेक हो गया, बिम्स्टेक आप लोगों ने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल के लिए, जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देश, उसमें भी नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। तो फिर इनमें भारत ऐसे देशों को एक तरीके से सुझाव दे सकता है राजनीतिक स्थिरता के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में हो रही है, पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में, अब नेपाल में, ठीक है। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही कि हर तीसरे चौथे साल वहाँ भी ऐसी सिचुएशन रहती है। तो वहाँ पर स्थिरता नहीं है, किसकी स्थिरता नहीं, सरकार की स्थिरता नहीं है, मतलब सरकार चल नहीं पा रही पूरी तरीके से। और भारत की इस संदर्भ में आप अगर उपलब्धि देखोगे तो भारत ने पिछले 75 सालों में, ये 70 साल हो गए हमें आज़ादी के, अगर 1947 से देखोगे तो लगभग 77-78 ईयर हो गए 1947 से। तब से लेकर के हम लोग राजनीतिक रूप से स्थिर भी हैं और अपने लोकतंत्र को बचाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि भी है, ये भारतवासियों के लिए एक तरीके से उपलब्धि भी होती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी में अस्थिरता फैल रही है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और भारत में क्या है, हम लोग राजनीतिक रूप से स्थिर है। मतलब कि यहाँ पे इस तरह के कोई प्रदर्शन नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, बेकार की प्रदर्शन करना, हिंसा में लिप्त होना, ये सब चीज़ें देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हमें करना भी चाहिए और सरकार को अवगत भी करानी चाहिए अपने मुद्दों पर। तो इस तरह के जो है चीज़ों पर आप जो है यूपीएससी मेंस में लिख सकते हो आराम से। जब ये मुद्दे पता होंगे तभी आप लिख पाओगे। फिर आगे चलते हैं। फिर पड़ोसी देश में फैल रहा है कलर रेवोल्यूशन। अब कलर रेवोल्यूशन में बताऊंगा क्या है, कि पड़ोसी देशों में, ये पड़ोसी देश में फैल रहा है कलर रेवोल्यूशन के पीछे कारण क्या है, ये पता करना होगा। मैंने भी कारण बताया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इसके अलावा क्षेत्रीयता, और एक ये जो अंतिम निर्णय था सोशल मीडिया को बैन करना, ये सबसे बड़ा कारण था। फिर भारत को किस प्रकार अपने पड़ोसी देशों को अस्थिरता को संभालना चाहिए, मैंने भी बताया ही किस तरह से कर सकते हैं। फिर कलर रेवोल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं। अब कलर रेवोल्यूशन एक जो शब्दावली हो सकता है यूपीएससी इसी से क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए ये शब्दावली प्री में भी और मेंस में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समझते हैं कलर रेवोल्यूशन क्या है। कलर रेवोल्यूशन एक ऐसी गैर हिंसक समझिएगा, ठीक है, गैर हिंसक या अहिंसक जन आंदोलन आधारित क्रांति को संदर्भित करता है। मतलब ये कलर रेवोल्यूशन होता है, इसमें थोड़ी बहुत हिंसा हो सकती है, थोड़ी बहुत, लेकिन ये पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक रूप से एक जन आंदोलन होता है, मतलब लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो किसी देश में मौजूद सरकार को या मौजूदा सरकार का ये शासन को उखाड़ फेंकने या बदलने के उद्देश्य से शुरू होती है। मतलब मेन इसका जो उद्देश्य होता है वो सरकार को हटाना होता है। इन आंदोलनों का नाम अक्सर किसी रंग या प्रतीक जैसे फूल से जुड़ा होता है। ध्यान रखना कि कलर रेवोल्यूशन में जैसे पिंक रेवोल्यूशन हो गया, पिंक रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, इस तरह से कलर से जुड़ा होता है, जो प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया जाता है। मतलब प्रतीक अपनाते हैं ना, प्रदर्शनकारी क्या प्रतीक अपनाते हैं, उस पर भी जुड़ जाता है।
फिर ये आंदोलन आमतौर पर लोकतंत्र, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध और मानवाधिकार की मांग को केंद्र में रखते हैं। मतलब इनके पीछे मेन जो है मांग क्या होती है, लोकतंत्र, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध, जैसे नेपाल में भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है, और मानवाधिकार की मांग को केंद्र में रखते हैं। लेकिन इन्हें कभी कभी बाहरी शक्तियों जैसे पश्चिमी देशों या अन्य भू राजनीतिक ताकतों द्वारा समर्थन या प्रभावित होने का आरोप भी लगता है। मतलब कलर रेवोल्यूशन में कभी कभी आरोप भी लग जाता है कि इनको जो है कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं, बाहरी शक्तियां। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कलर रेवोल्यूशन आपसे हो सकता है यूपीएससी इसी को लेकर के पूछ ले, तो कलर रेवोल्यूशन शब्दावली पता होनी चाहिए, प्री में भी आ सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, एक तो अहिंसक प्रकृति का होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें युवा और नागरिक समाज की भूमिका होती है। इसमें युवा, छात्र, नागरिक समाज, संगठन अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर प्रतीकात्मकता इसकी क्या होती है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक आंदोलन का एक विशिष्ट रंग ये प्रतीक होता है। जैसे गुलाब क्रांति जॉर्जिया में हुई थी, नारंगी क्रांति यूक्रेन में हो गई, फिर ट्यूलिप क्रांति किर्गिस्तान में। तो इस तरह से प्रतीक कुछ ना कुछ होते हैं। तो यही है कलर रेवोल्यूशन। और इसका लक्ष्य क्या होता है, आमतौर पर ये सत्तावादी शासन को हटाना, ये लोकतांत्रिक सुधार या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के होता है। ठीक, फिर बाहरी प्रभाव का विवाद भी होता है। मैंने भाई इसकी परिभाषा में ही लिखा है सब चीजें, ठीक है, कि बाहरी लोगों का या कुछ दूसरे देशों का एक तरीके से प्रभाव होता है। तो वही लिखा है, कुछ देशों जैसे रूस, चीन का मानना है कि ये आंदोलन यानी कलर रेवोल्यूशन पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित होते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहीं यूरोप वगैरह में होते, जॉर्जिया जैसे हो गया, ठीक है, या अन्य किसी देश में हो गया, ताकि उनके भू राजनीतिक हितों को बढ़ाया जा सके, बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब चीजें, इस पे आरोप भी लगते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यूपीएससी। अगर कलर रेवोल्यूशन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा तो किस तरह बनाएगा, कलर रेवोल्यूशन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। पहली बात तो कलर रेवोल्यूशन ही पता होना चाहिए कि क्या है। तो जब तक आप शब्दावली नहीं पता करोगे तो ये किसी मतलब का नहीं। आप यूपीएससी में फिर सोचते रह जाओगे ये क्या है। फिर आप इसको जो एग्रीकल्चर से हो सकता है जोड़ दो कि कृषि में जो है क्रांति के लिए लाया गया कलर रेवोल्यूशन, जैसे जो है हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो उससे जोड़ करके भी आप बता सकते हो। तो इस तरह के आप जो है शब्दावली जब पता रखोगे तो ही आप कर पाओगे। अब इसको आपने अगर एग्रीकल्चर से जोड़ दिया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब शब्दावली पता होगी तो आप आसानी से कर लोगे। तो कलर रेवोल्यूशन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। और दक्षिण एशिया के देश आपको पता होने चाहिए। दक्षिण एशिया में इसके प्रभावों का भारत की विदेश नीति पर विश्लेषण कीजिए। मतलब कि दक्षिण एशिया में इसके प्रभाव क्या है, जो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है ना, तो उससे जोड़कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उदाहरण के रूप में श्रीलंका ले लो, ठीक है, या फिर बांग्लादेश जो अभी हाल ही में हुआ, या फिर नेपाल का उदाहरण ले सकते हो। तो ये उदाहरण लेकर के आप अगर इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आसानी से कर लोगे। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, इसी पे डाल दिया, क्या नेपाल में हाल के प्रदर्शन एक कलर रेवोल्यूशन के रूप में देखे जा सकते हैं? भारत के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये जो अभी प्रदर्शन हुआ नेपाल में, इसको देख करके भी कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कलर रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये युवाओं के द्वारा किया गया है। ये युवाओं के द्वारा किया गया, इनका प्रतीक भी है। ये भ्रष्टाचार के विरोध में आया है, सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए आया। तो इसी को संदर्भ में रख करके कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो है रेवोल्यूशन कलर रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है। तो उसी संदर्भ में हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या नेपाल में हाल के प्रदर्शन एक कलर रेवोल्यूशन के रूप में देखे जा सकते हैं? अगर है तो उसको आप अच्छे से डिफाइन करके बताओ, जो मैंने ऊपर बताया। फिर भारत के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा की, मतलब भारत के क्या इसमें हित जुड़े हुए हैं, ये भारत का इसमें क्या प्रभाव है, या भारत के संदर्भ में इसको जोड़ करके बताना है, ठीक है। तो मैंने सारी जानकारी आपको बता दी। फिर आगे के नीचे देखो ऐसे ही लिखा था कि ऐसे प्रश्नों में उम्मीदवारों से अपेक्षा होगी। अब ये चीजें जो है आप ऐसे मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन जो ऊपर प्रश्न है इसमें आप क्या लिख सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों पर एस्पिरेंट से अपेक्षा होगी कि वे ऐतिहासिक उदाहरणों यानी भू राजनीतिक प्रभावों जैसे चीन या पश्चिमी देशों की भूमिका और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के संदर्भ में विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब कि भारत के, मैंने बताया ना, भारत के संदर्भ में भी इस कलर रेवोल्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कलर रेवोल्यूशन क्या है और नेपाल का पूरा मुद्दा क्या है। 2-3 दिन से मैं इसको डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो नेपाल का मुद्दा आई थिंक आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ये आज नई न्यूज़ थी कलर रेवोल्यूशन, तो मैंने इसको चर्चा कर दिया। अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अभी मैं 3-4 दिन से ये भी न्यूज़ डेली लेके आ रहा हूँ कि राज्यपाल जो राज्य के विधेयक होते हैं उनको अपने पास क्या कर लेते हैं, एक तरीके से अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं किसी विशेष विधेयक को। तो ये ज्यादातर किन राज्यों में होते हैं, जहां पे विपक्षी दलों की सरकार होती है, यानी केंद्र में किसी और दल की सरकार हो और राज्य में किसी और दल की सरकार हो। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल केंद्र की इच्छाओं के लिए ऐसे विधेयकों को, ऐसी इच्छा मतलब कहने का मतलब है कि वो दूसरा काम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि विपक्षी दलों की जहां सरकार होती है वहां पर केंद्र की इच्छा के ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ऐसे विधेयकों को, यानी राज्य के विधेयकों को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेता है। फिर राज्य क्या किया, तो राज्य कहता है कि ऐसे विधेयक आप ज्यादा दिन तक रखोगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य राज्य का विकास वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हम अपने राज्य को ध्यान में रख करके ऐसे विधेयक लाते हैं और आप इसको अनिश्चित काल के लिए रख लेते हो राज्यपाल साहब, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध में कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र के द्वारा ही राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध आपस में टकराहट आ जाती है। केंद्र राज्य संबंध आपस में एक तरीके से कह सकते हो केंद्र राज्य संबंध में एक त्रुटियां आ जाती हैं। मतलब केंद्र अपनी अलग नीतियां अपनाना चाहता है, राज्य अपनी अलग चीजें अपनाता है। तो इस संदर्भ में जो है न्यायालय में काफी दिन तक बहस चली थी और इसके लिए 5 जजों की एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कमेटी पीठ भी बनी थी, यानी बेंच, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच, जिसमें 5 न्यायाधीश शामिल थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। तो उस 5 न्यायाधीश की पीठ ने आज उसका जो है कल अंतिम निर्णय था, तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत कठोर शब्दों में चीजों का वर्णन किया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा है कि अगर कोई संवैधानिक प्राधिकारी का मतलब संविधान के तहत उसका उल्लेख किया गया, जैसे राज्यपाल, इसी संदर्भ में बात ही हुई है राज्यपाल के संदर्भ में, तो उन्होंने बोला कि कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय चुप नहीं बैठेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो इस संदर्भ में बी आर गवई साहब ने थोड़ा सा कड़े रुख में ये चीजें कही हैं। ठीक है। फिर सीजीआई ने राष्ट्रपति को स्थानांतरित विधेयकों के मामले में अंतिम दिन अदालत के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मोटो क्या है, संविधान की रक्षा करना। तो संविधान के अनुसार अगर कोई चलेगा तभी जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। अगर संविधान के विरुद्ध कोई गया तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगा। तो इस संदर्भ में सीजीआई साहब ने इस चीजें बोली है। तो केंद्र राज्य संबंध आप पढ़ लेना। मेन देखो यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना चाहिए आपको। मैं आप पेन चेंज करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। केंद्र राज्य संबंध, इसके अलावा क्या पढ़ना चाहिए, आगे इन्होंने एक बात और बोली है। इन्होंने क्या बोला है कि शक्ति के पृथक्करण पर भी इन्होंने बात कही कि सीजीआई साहब कह रहे हैं कि मैं शक्ति के पृथक्करण पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर अपना क्या है, यानी राज्य की कुछ अलग शक्तियां हैं, केंद्र की कुछ अलग शक्तियां हैं, फिर राज्यपाल की अलग कुछ शक्तियां हैं। ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण अलग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका, आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है। विधायिका का मतलब संसद। तो इनके अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो इनका अपना कुछ काम है, न्यायालय का, कार्यालय का अपना कुछ काम है, कार्यपालिका का, और विधायिका का अपना कुछ काम है। तो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा आपस में संविधान में लिखा भी हुआ है कि इनको क्या काम करना है, इनको क्या काम करना है, इनको क्या काम करना है। तो ये शक्ति का पृथक्करण यही है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राज्यों की अलग शक्तियां, केंद्र की अलग शक्तियां। ठीक है। तो ये भी केंद्रों का या केंद्र राज्य संबंध में पढ़ सकते हो। तो न्यायपालिका का कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्यपालक या कार्यकारी अधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। तो कार्यपालिका के अंतर्गत बैठा हुआ अधिकारी अपने अधिकारों का, जो उसके अधिकार दिए गए हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, उसका पालन नहीं करेगा तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इस पे कार्रवाई करेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का मेन काम क्या है, संविधान के अनुसार इस संविधान की रक्षा करना। तो संविधान के अनुसार अगर कोई नहीं चलेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता के संबंध में भी चर्चा हुई थी, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि कोई ऐसा मुद्दा जब संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर न्याय करना जरूरी हो जाता है। और न्याय करना जरूरी है तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता दिखाई है, यानी उसके अंदर जस्टिसनेस एक्टिव कह सकते हैं इसको, सक्रियता को। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से चीजों को सॉल्व करेगा अगर कोई उसका मुद्दा नहीं उठाता है। तो न्यायिक सक्रियता ध्यान रखना। ये सब चीजें पॉलिटी में आप कवर कर सकते हो। पॉलिटी की आप कोई भी बुक उठा लो, इसमें सारे शब्द मिलेंगे। बस वो किताब जो है यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए, ध्यान रखना। यूपीएससी लेवल की होगी तभी ये सब शब्दावलियां मिलेंगी आपको। न्यायिक सक्रियता, शक्ति का पृथक्करण। फिर इधर सीजीआई ने ये भी बोला था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। मतलब न्यायिक सक्रियता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं या बहुत ज्यादा उस पर प्रताड़ना उसका कर रहे हैं। तो वही शब्दावली थी। बाकी मेन आपका मोटा होना चाहिए पॉलिटी में जा करके आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ो, सेपरेशन ऑफ पावर। और इसके अलावा न्यायिक सक्रियता क्या होती है ये पढ़ना जा करके। इसकी इंग्लिश हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। न्यायिक सक्रियता, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य होता है कि हिंदी माध्यम वालों को समझ में आनी चाहिए। तो न्यायिक सक्रियता जाकर के देखना। और इंग्लिश इसलिए देखना जरूरी है कि हो सकता है कि कभी यूपीएससी कुछ और शब्द लिख दे न्यायिक सक्रियता के लिए, तो इंग्लिश वाले शब्द में आप इसको कवर कर सकते हो सकता है एक बार गलत होगा तो आप इंग्लिश से ये समझ जाओगे। तो न्यायिक सक्रियता और शक्तियों का पृथक्करण। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध ये पढ़ना जा करके। और इस पूरी भूमिका में एक चीज बहुत ज्यादा जो है चर्चा में थी, अटॉर्नी जनरल। ये संवैधानिक वकील होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील यही होता है।
ठीक है, विधि अधिकारी इसको बोलते हैं। ये अनुच्छेद 76 में यानी संवैधानिक अधिकारी है। ये 76 के तहत भारत की तरफ से वकालत करता है। और इसी के नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर, या सब ये याद रखा करो, सॉलिसिटर। और इसी का एक होता है एडिशनल। ये सब जो है इनकी सहायता करने के लिए होते हैं। सॉलिसिटर मान लो अटॉर्नी जनरल नहीं है तो सॉलिसिटर जनरल जो है सुनवाई में जाएगा। और एडिशनल क्या होता है, इनकी सहायता के लिए होते हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल ये दोनों जो है संवैधानिक नहीं है, न जो वैधानिक है। ये याद रखना, यूपीएससी प्री के लिए मैंने बता दिया आपको कि अटॉर्नी जनरल तो अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल जनरल ये दोनों मतलब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये दोनों मतलब न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। मतलब इनका कोई जिक्र नहीं, केवल भारत सरकार ने सुविधा के लिए बना दिया कि इनकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए ये दो अधिकारी और होंगे जो एक सिविल सर्वेंट भी होते हैं या अलग से कोई वकालत भी किए होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल मेन है जिसका संविधान 76 में जिक्र भी है, तो उसको आप पढ़ो जाकर के 76, ठीक, अटॉर्नी जनरल के बारे में। आगे चलते हैं। देखिए न्यूज 3 थी, 1 सितंबर को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025। मैंने पीछे जो है आपको 2 या 3 सितंबर को न्यूज कराई थी, जिसमें मैंने बताया था कि गृह मंत्रालय ने कुछ छूट दी है कि इनको जो प्रवासी हैं, अवैध रूप से आ गए थे भारत, उनको कुछ छूट दी है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, तो उनको कुछ छूट दी गई है। उस छूट के संदर्भ में पूरी न्यूज थी कि किनको किनको छूट दी गई है। वो पूरा जिसका संदर्भ लिखा हुआ था, तो मैंने लिख दिया है कि 1 सितंबर को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025। याद रखना, ये हो सकता है प्री में पूछ ले ये आदेश के बारे में कि अभी ये नियम आया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका निर्माण भारत के आव्रजन ढांचे संबंधित कुछ मुद्दों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। मतलब थोड़ी सी स्पष्टता इसमें दी गई है। फिर आगे इसमें क्या कहा गया कि ये लोगों के एक समूह को देश में प्रवेश करने, रहने और बाहर निकलने के लिए कुछ छूट प्रदान करता है। अब कुछ लोगों को कह रहा है, तो कौन से समूह है, किनको किनको ये छूट प्रदान करता है, तो उसकी मैंने एक लिस्ट लगा दी यहाँ पे। एक तो ध्यान रखो, भारतीय नागरिकों के एक निर्दिष्ट समूह, मान लो कोई अवैध रूप से किसी देश में चला गया, तो या फिर पहले वो दूसरे देश में गया फिर भारत आ गया, तो इसके संदर्भ में भी इनको छूट दी गई है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी छूट दी गई है। तिब्बती शरणार्थियों को छूट दी गई है, मतलब वो अवैध रूप से भारत आ जाते हैं ना, तो उनके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। फिर श्रीलंकाई तमिल के लिए मैंने न्यूज बताई भी थी कि 9 जनवरी 2015 के पहले जो कोई आया होगा उन्हीं को छूट मिलेगी। तो ये डेट याद रखना। जैसे उसके लिए ना CAA के लिए, नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया था हमारा 2019 का, उसके तहत भी एक डेट दी गई है। कब? 31 दिसंबर आई थिंक। इसको आप चेक कर लेना, 1 दिसंबर है कि 31 2014। इसके पहले जो आए होंगे कहाँ से, यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। इससे कौन? अल्पसंख्यक लोग। कहाँ के अल्पसंख्यक? इन्हीं देशों के, यानी गैर मुस्लिम जितने हैं, गैर मुस्लिम जितने भी अल्पसंख्यक है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो गैर मुस्लिम है, तो उनको भारत आने के लिए छूट दी गई थी। तो इनको भी छूट दी गई है इसी नई नियम के तहत, इस अधिसूचित आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025। इसके तहत कुछ छूट दी गई है ताकि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो ये इनका नाम याद रखना, किनको किनको छूट दी गई है। हो सकता है पूछ ले कि जो है इसमें मॉरिशस भी शामिल है, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ केवल पड़ोसी देशों को छूट दी गई है। किनको? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका के तमिल जो लोग थे, श्रीलंकाई तमिल जिनको बोलते हैं, फिर तिब्बती शरणार्थी भी इस पर छूट पा सकते हैं, नेपाल के, भूटान के। इसके अलावा भारतीय नागरिक, मैंने बताया कि जैसे कोई दूसरे देश चला गया फिर आ गया तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है और भारतीय होने का दावा करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ छूट यहाँ पे दी गई। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कौन सा आदेश था या कौन सा नियम था 2025 का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। दूसरे देश का जरूर याद रखना कि कौन कौन है, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दोस्तों जो है द हिंदू में बहुत अच्छा टेक्स्ट और शायद आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके जो है पेज आता है, उसमें ये न्यूज़ दी थी, बड़ी अच्छी थी, गिद्ध के संबंध में। तो इसका जो टाइटल था कि महामारी को रोकने में मदद कर सकते हैं कौन? गिद्ध। तो इस तरह का टाइटल था, तो ये मैंने न्यूज़ ले ली गिद्ध के संदर्भ में, क्योंकि गिद्ध पर्यावरण के सेक्शन में यूपीएससी बहुत पूछा है, पहले भी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है गिद्ध के संदर्भ में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ ले ली। तो चलिए समझते हैं क्या है न्यूज़। टाइटल था कैन वल्चर्स हेल्प प्रिवेंट पैंडेमिक, क्या गिद्ध महामारी को रोकने में मदद कर सकते हैं, ये जो है टाइटल था। तो आपको पता होगा दक्षिण एशिया में जन स्वास्थ्य के रक्षकों में से एक गिद्ध है। मतलब गिद्ध का काम क्या होता है, जो जैव पदार्थ हैं, जैव जीव हैं, जो जीव मर जाते हैं उनको ये पूरे पर्यावरण से साफ करने का काम करते हैं, यानी उनका मांस खा करके एक तरीके से पर्यावरण को साफ करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी कि दक्षिण एशिया में जन स्वास्थ्य
जन स्वास्थ्य अगर वो जो है इनको ना खाएं तो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, जूनोटिक बीमारी जिनको बोलते हैं, तो बीमारियां फैलेंगी, महामारी का रूप भी ले सकती हैं, तो फिर गिद्ध की महत्ता बढ़ जाती है। तो वही संदर्भ यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण एशिया के मैंने आपको पहले भी बताया कि देश पता होने चाहिए कि कौन कौन से देश हैं। तो दक्षिण एशिया में जन स्वास्थ्य के रक्षकों में से एक कौन है, गिद्ध यानी वल्चर्स, जो प्रकृति का सबसे कुशल अपशिष्ट प्रबंधक है। मतलब ये प्रकृति ही ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि कोई चीज पर्यावरण में गंदा न रहे, ये प्रकृति ने ऐसी चीज बनाई और हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गिद्ध क्या करते, क्या मतलब करते हैं। एक तो देखो बीमारियां यहाँ लिखी 4 तरह की, जिनको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका होती है गिद्धों की। एक जो है एंथ्रेक्स है, ये भी एक बीमारी है, जैसे रेबीज हो गया, फिर बोटुलिनम, इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम, ये सब बीमारियों के नाम है जो हो सकता है कि फैल जाएं अगर गिद्ध ना हो तो। और आपको पता ही होगा गिद्ध की संख्या पिछले 2 दशकों में गिर गई है बहुत ज्यादा, 3 दशक मान सकते हो, यानी 30 सालों में गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से गिरी है। और इस पे हम लोग अब यानी 2016-17 के बाद से थोड़ा सा अब जो है सचेत हुए कि गिद्धों को बचाना चाहिए। इसके लिए भी एक राष्ट्रीय योजना भी चली थी, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि 4 तरह की बीमारी को रोकने में, ये अन्य बीमारियों को रोकने में भी गिद्ध बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, एंथ्रेक्स। अब देखो ये उदाहरण मेंस में लिखने के आपके काम आ सकते हैं कि एंथ्रेक्स जैसी बीमारी या महामारी हो गई, रेबीज जैसा कोई बीमारियां हो गई, ये संक्रमण बीमारियां होती है ना। मतलब अगर ये ज्यादा ये गिद्ध अगर इन जानवरों को, या कह सकते हो कि जो मृत जानवर होते हैं, मृत जैव पदार्थ होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनको अगर गिद्ध साफ न करे या उनको न खाए तो क्या होगा, पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकती हैं। तो उसी संदर्भ में पूरा लेख था। तो इनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गिद्धों की। ये 4 बीमारियां मैंने बताई थी, एंथ्रेक्स, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम और रेबीज। ठीक है, इनका नाम याद रखना ताकि आपको मेंस के संदर्भ में चीजें पता रहे। आप 1-2 बार इनको देखते रहोगे ना न्यूज को, तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज और चिंता व्यक्त की गई थी इसी लेख में कि पारिस्थितिक चिंता है गिद्धों के संदर्भ में। इन्होंने बताया कि डाइक्लोफिनॉक, आपको पता होगा कि एक कीटनाशक होता है, ये आई थिंक कीटनाशक नहीं होता, ये दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक। ठीक है, कीटनाशक नहीं होता, ये कीटनाशक इसको हटा देना। ये दर्द निवारक दवा होती है जो जानवरों को दी जाती है। ठीक है, तो डाइक्लोफिनॉक, तो इसका इस्तेमाल जो है जानवर करते हैं, जो आप देखे होगे कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में जब किसी गाय या भैंस को या बकरी को या ऊंट भी हो सकते हैं, उनको जब कोई दर्द की दवा दी जाती है तो ये डाइक्लोफिनॉक ही दी जाती है। तो इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस जानवर का या उस किसी पालतू मवेशी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे जो किसान भाई होते हैं उसको खेत के किनारे या सड़क के किनारे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर गिद्ध इनका सेवन करते हैं, इन्हीं मवेशियों का। तो इन मवेशियों में जो दवा होती है, इसके खाने से क्या हो रहा है कि गिद्ध के किडनी में दिक्कत आ रही है और इससे किडनी उनकी फेल हो जा रही है और वो मर जा रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ बात कही गई कि डाइक्लोफिनॉक के इस्तेमाल से 1990 के दशक के बाद गिद्धों की संख्या 95% तक कम हो गई है। ये याद रखना आंकड़ा। और डाइक्लोफिनॉक के अलावा कुछ और भी दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों को नुकसान पहुंचाती है, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल में वो भी काफ़ी चर्चा में भी था। 3-4 दवा और भी आई हैं। अब इसके लिए डाइक्लोफिनॉक को बंद कर दिया गया, अब कुछ और दवा भी आई है नई। ठीक है, फिर भारत की गिद्ध आबादी मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। यानी आप देखते होंगे कि जो रूस के आसपास या किर्गिस्तान के आसपास का एरिया है ना, मंगोलिया के आसपास, उसको बोलते हैं मध्य एशिया। वहां से बहुत सारे पक्षी उड़ करके भारतीय क्षेत्र में या दक्षिण एशिया क्षेत्र में आते हैं। तो वो पूरा जो उनका उड़ने का जो फ्लाईवे होता है ना, यानी उड़ान रास्ता, तो भारत की गिद्ध आबादी मध्य एशियाई फ्लाईवे, मध्य एशिया मतलब वहां से उड़ करके यहाँ आएंगे और फिर जो मौसम चेंज होगा तो यहाँ से उड़ करके मध्य एशिया चले जाते हैं। तो इस तरह के साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो गिद्ध भी उसी भूमिका में रहता है। ठीक, फिर जो मध्य एशिया को, अब ये जो का मतलब है कि ये फ्लाई अवे की बात हो रही है। ठीक, फ्लाई वे जो मध्य एशिया को दक्षिण एशिया के शीतकालीन क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक प्रवासी मार्ग है। प्रवासी मतलब ये पक्षी आते हैं ना माइग्रेंट करके, इन्हीं के लिए मार्ग है। फिर ये 30 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है ये पूरा फ्लाई वे, मध्य एशियाई फ्लाई वे। ठीक है, आगे इसी के संदर्भ, गिद्ध के संदर्भ में बातें की गई हैं। फिर भारत के गिद्ध संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, मैंने बताया ना कि एक योजना भी भारत सरकार ने 2016 में शुरू की थी। इसके लिए गिद्धों के संरक्षण के लिए, और इसका मेन टारगेट था कि 2025 तक हम जो है इसको कवर कर लेंगे, गिद्धों की संख्या बढ़ा लेंगे या उनके संरक्षण के लिए काम कर लेंगे। तो ये टारगेट था 2025, वो अभी पूरा होने वाला है 2025। और अभी तक गिद्ध के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं आई कि गिद्धों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इसमें पॉजिटिव चीजें और हैं कि गिद्धों में एक मतलब पहले से गिद्ध की संख्या बढ़ी है। मतलब 2016 के पास देखें तो इसमें संख्या बढ़ी है, लेकिन कोई ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हुई कि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर भारत अपने गिद्धों की सुरक्षा कैसे कर सकता है, इसमें 5 स्तंभ भी बताए गए थे कि क्या क्या करना चाहिए संरक्षण के लिए।
भारत सरकार को। जैसे उन्होंने बताया कि एक मॉनिटरिंग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गिद्धों की संख्या पता लगाई जा सके। इसके अलावा उनके संरक्षण के लिए अन्य उपाय किए जाने चाहिए पर्यावरण के विशेषज्ञों से सलाह लेकर के। ठीक, फिर गिद्ध के प्रकार आपको पता होना चाहिए। मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप अपने मन से भी चीजें कवर करो। अब आप कमेंट करके बताना कि गिद्ध कितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में, यूपीएससी पूछ सकता है। तो भारत के संदर्भ में गिद्ध के प्रकार आप पढ़ लीजिए। जैसे हिमालयन ग्रीफॉन होता है, अगर आपने नाम सुना होगा हिमालयन ग्रीफॉन। इसमें जो है यूपीएससी इसी तरह के प्रश्न बनाता है कि हिमालयन ग्रीफॉन क्या है। अब आपको एक ग्रीफॉन पता होगा तो हो सकता है आपका लोग यहाँ गिद्ध है, तो नहीं पता होगा तो आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके गिद्ध के जो प्रकार होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं उनको आप जो है एक उसमें नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ ले। तो यूपीएससी प्री में इस तरह के क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। आप कमेंट करके जरूर चीजें बताया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक न्यूज थी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यहाँ पे जून की जगह जुलाई लिख लीजिएगा, जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 के बीच 2 सर्वेक्षण करेगा। अब इस सर्वेक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो ध्यान रखना कि मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसकी सर्वेक्षण करने वाला है। और ये काम इसका क्या है कि घरेलू वित्त के लिए ये सर्वेक्षण होंगे। मतलब जो हमारे भारतीय लोगों की घरेलू वित्त यानी जो घर के खर्चे हैं उसके संबंध में सर्वे होने वाला है। इस सर्वे का नाम याद रखना कि अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण। देखो जुलाई 2026 में होना है और आपको पता होगा कि मई 2026 यानी 24 मई 2026 को यूपीएससी का प्री है और इसके 2 महीने बाद ये सर्वेक्षण होगा। तो हो सकता है चर्चा में हो, तो अभी से आप याद करके रखो अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण यानी ऑल इंडिया ऋण क्या बोलते हैं, डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। ठीक है, तो आदि से याद रखना है, इसे आदिश करके याद रखो इसको। इसके अलावा कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण, स्थिति आकलन सर्वेक्षण सास बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्थिति को क्या बोलते हैं और आकलन को बोलते हैं शायद ऑक्शन करके सर्वे। तो सास करके ये जो है शॉर्टकट था, तो मैंने लिख दिया इसको। तो कृषि परिवारों को भी स्थिति देखनी है। तो ये 2 सर्वेक्षण के नाम याद रखना। हो सकता है यूपीएससी अपना क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप लोग प्री के उद्देश्य से इसको कर सकते हो आराम से। आगे चलते हैं। एक न्यूज थी ऐसे प्री के संदर्भ में मैंने लिख दी कि अमेरिका और पराग्वे ने चावल के समर्थन मूल्य में भारत द्वारा की गई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। अब ये कुछ मैंने क्यों लिया है, आपको पता होगा कि 2013 में WTO की, अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि WTO ने 2013 में एक व्यापार मंत्रियों की या वाणिज्य मंत्रियों की बैठक की थी, मंत्री स्तरीय 9वीं स्तरीय। ये कह सकते हो कि जो उनके राउंड चलते हैं ना, तो 9वां राउंड था WTO का। मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? बाली में, यानी इंडोनेशिया के बाली वाले क्षेत्र में। बाली से, हाँ ठीक है, तो बाली उसकी राजधानी भी है इंडोनेशिया की। तो वहाँ पे बैठक हुई थी। उस बैठक में कहा गया था कि जो गरीब देश हैं, गरीब देश या फिर विकासशील देश, उनको अपने किसानों की सुरक्षा के लिए कुछ कृषिगत या कृषि संबंधित, आई थिंक विकासशील लिखना, विकासशील देशों के लिए क्या छोड़ दी थी कि वो अपने कृषि या किसानों के लिए कुछ ऐसे काम कर सकती है जो उनके हित में हो। तो उसी संदर्भ में ये बाली अंतरिम निर्णय आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, WTO का है, ये जिक्र भी इसी संदर्भ में हुआ है। तो अमेरिका और पराग्वे आपको पता होना चाहिए कहाँ का देश है। अगर आप जो है देखोगे तो दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका अगर आप देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे देश, तो यहाँ पे पराग्वे वाला चित्र है, ब्राजील है इस जगह पे, और यहाँ पे पराग्वे, उरुग्वे, इधर नीचे देखोगे तो चिली है नीचे, ठीक है, ये अर्जेंटीना। तो ये देश आपको पता होना चाहिए पराग्वे कहाँ पे है। एक बार आप मैपिंग जरूर देखो जा करके, ठीक है। तो पराग्वे और अमेरिका ने ऐसे सवाल उठाए भारत में जो MSP बढ़ाई गई है किस पे, धान पे। तो MSP पता होना चाहिए आपको। अब आप कमेंट करके बताओ कि MSP कौन कौन से या कितने फसलों पर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, और कौन कौन से फसल है। जिसको अगर पता हो तो वो कमेंट जरूर करे, ठीक। तो WTO को 9वीं स्तरीय जो बैठक हुई थी, मंत्री स्तरीय, उसमें बाली अंतरिम निर्णय भी लिया गया था किनके लिए, गरीब और विकासशील देशों के किसानों के लिए। तो वो मैंने संदर्भ आपको बता दिया, आप इसको जरूर कवर करो जाके, ठीक। इसके अलावा एक न्यूज और थी जो प्री के उद्देश्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या लग रहे हैं कि उन्होंने जो है E20 का मतलब इथेनॉल 20%, तो E20 पेट्रोल में मिला करके, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने, भारत सरकार की जो योजना थी उसमें क्या था कि 20% इथेनॉल हम 2025 तक पेट्रोल में या अपने गाड़ियों में ये जोड़ देंगे, इथेनॉल 20%। तो उसमें मेन मुद्दा क्या उठा है कि इस इथेनॉल के मिलाने से बहुत सारी पुरानी गाड़ियां जो इस टेक्नोलॉजी की नहीं बनी है कि वो इथेनॉल को सर्व कर सकें, तो बहुत सारे इंजन खराब हो रहे हैं, बहुत सारे मोटर साइकिलों के, बहुत सारे कार मोटर्स के इंजन खराब हो रहे हैं इस इथेनॉल ब्लेंडिंग से। इथेनॉल मिलाया जा रहा है ना पेट्रोल में, तो उसके कारण फिर इन पे बहुत सारे जो है एक तरीके से ट्रोलिंग हो रही है।
तो उसी संदर्भ में ये न्यूज काफ़ी चर्चा में थी, तो मैंने इसको भी जोड़ दिया इसी में। तो एक तो अलग चीज़ था, वो ट्रोलिंग अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक, इसके अलावा डीजल में भी इथेनॉल मिलाने की बात हो रही थी। तो डीजल में इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि इथेनॉल मिश्रण विफल हो गया है। विफल हो गया, तो अब जो है केंद्रीय मंत्री जी ने बोला है कि अब हम जो है इसके बाद आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे। किस पे? डीजल में। तो इस पे भी अब काम चल रहा है कि आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा डीजल में। ठीक, इसका जो है आप सूत्र याद रखना, C4H10, किसका? आइसोब्यूटेनॉल। अब इसको आप सर्च करके पढ़ो, ये क्या होता है, ये क्या है, गैस है, ये कोई पदार्थ है, कहाँ से निकलेगा ये। ठीक, और इससे भी किसानों को फायदा ही होना है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, किसी फसल से ही निकलेगा। तो इसको आप पढ़ो जाकर के, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटेनॉल क्या है और ये क्या कर सकता है या क्या हो सकता है, भारत सरकार की योजना क्या है इसको लेकर के। तो डीजल में इथेनॉल मिश्रण फेल हो गया है, ध्यान रखना। भारत में या डीजल में कह सकते हो कि जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, केवल पेट्रोल में होती है। तो पेट्रोल का याद रखना कि 20% हमने अचीव कर लिया, जो हमारा टारगेट भी था 2025, उन्हें अचीव भी कर लिया है E20। और डीजल में अब क्या मिलाएंगे? आइसोब्यूटेनॉल। ये इस पे काम चल रहा है, हो सकता है ये भी सफल ना हो, लेकिन इस पे काम चल रहा है आइसोब्यूटेनॉल पे। ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक ये न्यूज़ कवर कर दी थी मैंने। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा था, तो मैंने इसको कवर किया, इसको समझ लेते हैं। आपको मैंने एक एडिटोरियल बताया था कुछ दिन पहले ही कि जो हमारी संसदीय दल की नेता है, विपक्ष में संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी जी, उन्होंने एक लेख लिखा था, उसी का जो एक तरीके से कह सकते हो काउंटर है ये लेख। तो इस एडिटोरियल में क्या था कि अ प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना। मैंने आपको पूरा वो लेख समझाया था निकोबार का। निकोबार में भारत सरकार एक मेगा प्रोजेक्ट चलाने वाली है, उस प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। इस परियोजना का नाम है। इसमें 72,000 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करने वाली है। तो 72,000 सरकार खर्चा करेगी, किस लिए खर्चा करेगी? तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी है, वो मैंने यहाँ लिख दी है कि सरकार ने अपने पक्ष कुछ इसमें लिखे हैं इसी एडिटोरियल में, जो संसदीय दल की नेता ने उठाए थे। तो वो तो मैंने वहाँ बता दिया था कि निकोबारी वहाँ पे क्या है, जनजाति निकोबारी, सोमपेन, ये प्रभावित हो सकते हैं। तो ये एडिटोरियल लिखा गया है पर्यावरण मंत्री के द्वारा। इन्होंने फिर इसी काउंटर को, मतलब संसदीय दल सोनिया गांधी द्वारा जो सवाल उठाए गए, तो उसी को काउंटर करके इस एडिटोरियल में आंसर दिए सारे। तो मैंने वहाँ आपको पूरी चीज़ें बताई थी, केवल यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि सोमपेन और निकोबारी जो सोनिया गांधी जी कह रही थी कि ये प्रभावित होंगे, तो उसी को बोला है पर्यावरण मंत्री जी ने कि ये प्रभावित नहीं होंगे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, इसके लिए भी बजट अलग से बनाया है। ठीक है, तो ये सारे जो है, इसके अलावा जो उन्होंने ये भी बोला था कि जो पर्यावरण का वन अधिकार अधिनियम दिया गया है, किनको? जनजातियों को। वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो 2006 का एक फॉरेस्ट एक्ट है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA 2006, तो इसको भी ध्यान रखा गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने काउंटर तरीके से बोली। हमारा मेन उद्देश्य प्री के संदर्भ में हमने इसको ले लिया है। और आपको अगर एडिटोरियल पढ़ना भी हो तो आप द हिंदू की वेबसाइट में जाकर के पढ़ सकते हो, ये डाल करके, ये आप टाइटल डालोगे तो आ जाएगा। क्योंकि देखो, ये चीज़ें कवर करना फिर काफ़ी टाइम भी हो जाता है, हम लोग न्यूज़ काफ़ी देर में ही लाते हैं। तो मेन अभी उद्देश्य ये है कि अभी आपको ये ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में क्या क्या शामिल है ये पता होना चाहिए। देखिए, 4.2 मिलियन TUE क्या है? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की क्षमता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है। अब ये 20 फीट क्या है? 20 फीट का मतलब उसकी गहराई है समुद्र में, कि 20 फीट तक हम जो है इसकी गहराई रखेंगे। किसके लिए? कि वहाँ पे कोई भी शिप, किस तरह का शिप हो, ये ट्रांसशिपमेंट जो होता है ना, इतने क्षमता वाला कि यहाँ पे इतने मिलियन जो है यहाँ से शिपमेंट गुजर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा ग्रेट निकोबार है, वहाँ पे हम लोग ये ट्रांसिट टर्मिनल बनाने वाले हैं। तो उसी संदर्भ में मतलब वहाँ पे समुद्री जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसकी क्षमता भी दी गई है 14.2 मिलियन TEU, यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो उसकी गहराई के बारे में बता दिया गया है। क्षमता वाली अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। ठीक है, ये याद रखना कि इसी प्रोजेक्ट में ये शामिल है। दूसरा, इसमें एक और विकास परियोजना शामिल है कि ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपको ग्रीन फील्ड पता होना चाहिए, ग्रीन फील्ड किसको बोलते हैं? ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक जैसे ब्राउन फील्ड होता है, आपको पता होगा। तो ग्रीन फील्ड किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। और ब्राउन फील्ड किसको बोलते हैं, वो भी कमेंट करके बताओ। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको जो है कमेंट में पिन भी कर दूं, जिसे पता हो तो बताए कमेंट करके। तो ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी निर्माण होना है वहीं पे। फिर 450 मेगावाट का एक गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इतने हेक्टेयर का एक टाउनशिप भी बसाना है, मतलब एक जो है क्षेत्र भी बसाना है वहाँ पे। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में।
तो इसी के संदर्भ में पहले भी सोनिया गांधी जी ने सवाल उठाया था कि इस तरह की अगर आप टाउनशिप अपनाओगे तो वहाँ की जो निकोबारी और सोम्पेन प्रजाति है या सोम्पेन जनजाति है वो प्रभावित होगी, वो कहीं ना कहीं इस तरह की विकास परियोजनाओं से प्रभावित होंगी, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, जंगल में रहना, वहीं पे वो उस तरह के आदी होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। फिर इसी परियोजना का उद्देश्य क्या था, मतलब इसी भूपेंद्र यादव जी ने अपने लेख में बताया कि ग्रेट निकोबार को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री और हवाई संपर्क के एक प्रमुख केंद्र में बदलना है, मतलब हिंद महासागर में एक प्रमुख केंद्र बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा उद्देश्य था एडिटोरियल का, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। और जिसको नहीं समझ में आया तो वो पीछे एक हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था निकोबार का, बहुत अच्छा डिस्कशन किया था उसको, तो वो जाकर के देखो, फिर ये देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आई थिंक न्यूज़ मैंने सारी कवर कर ली है, एक न्यूज़ केवल रह गई है जो मैपिंग से संबंधित थी, क्योंकि आज हमने मैपिंग नहीं ली है। उसका कारण क्या था, मैंने कल भी बताया था कि अब हम लोग मैपिंग की एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग डेली मैपिंग की सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इसी सीरीज में, आपको पता होगा कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस आप जानते होंगे कहाँ पे, हिंद महासागर में, तो मॉरिशस के संबंध में ये हम लोग न्यूज कवर करेंगे, क्योंकि मॉरिशस के जो है राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हो, प्रधानमंत्री कह सकते हो, वो यहाँ पे आए, कहाँ पे, भारत, और वो आजकल वाराणसी में ही ठहरे हुए हैं। ठीक, तो वाराणसी गए हैं, वहाँ पे अपना वहाँ की, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ भी गए हैं। तो वो तो थी न्यूज़, देखिए उससे कोई मतलब नहीं हमारा कि क्या कर रहे हैं, जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम जरूर कवर करेंगे। अभी हमारा मेन उद्देश्य था मैपिंग, मॉरिशस की मैपिंग जो है अलग से हम जो है कराने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं करंट अफेयर में, वो इस सीरीज को जरूर देखें, और आज हम लोग इसको कवर करके डाल देंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, तो मॉरिशस वहीं पर कवर हो जाएगा। तो आज सारी न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली है, फिर यहीं तक रखते हैं, और अगली न्यूज़ फिर हम लोग लेकर के आएंगे। और अगर लेट होता है तो थोड़ा सा आप इसको देख लिया कीजिए ध्यान से, एक दिन अगर लेट आ रहा है और डेली मैं कवर करता हूँ, मान लीजिए आज 12 सितंबर थी, अगर आप 13 सितंबर को न्यूज़ देख लोगे तो क्या दिक्कत है, 12 की न्यूज़ तैयार हो जाएगी, अब 13 की न्यूज़ फिर आ जाएगी अगले दिन, तो आपका छूट तो नहीं रहा है ना कुछ। ऐसा भी नहीं है कि मैं इकट्ठा लेकर के आ रहा हूँ कि मान लो 3-4 दिन नहीं लाया, फिर एक दिन पूरा लेकर के आ गया, 5-6 दिन न्यूज़, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ, तो इसको आप रेगुलर देखा करो, ताकि आपकी न्यूज़ तैयार होती रहे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।